जरा सोचो, तुम्हारी आंख खुलते ही तुम 1000 साल पुराने महल में हो, जहां ना मोबाइल है ना कोई टेक्नोलॉजी, सिर्फ राजकुमार, ताकत और सियासत का खेल। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरू में एक विदेशी लड़की परेशान और उदास होकर घाट पर बैठी थी। एक बेघर आदमी लगातार उसे घूर रहा था। तब उसने उसे सोजू ऑफर की और उसने उसे ले लिया। थोड़ी देर बाद हाजिन ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया, किसी और औरत के साथ चला गया और उस पर बहुत सारा कर्ज छोड़ गया। उसने कहा कि शुरू में सब ठीक होने लगा था, लेकिन फिर एक और मुसीबत आ गई। हाजिन ने यह भी कहा कि वो मर जाना चाहती है ताकि सब भूल सके। ये सुनकर बेघर आदमी ने कहा कि इंसान अपनी जिंदगी सिर्फ उम्मीद से नहीं बदल सकता जब तक कि वो मर कर दोबारा जन्म न ले। उस रात बेघर आदमी वहीं सो गया, जबकि हाजिन ने अचानक देखा कि एक बच्चा पानी में डूब रहा है। वो उसे बचाने की कोशिश करने लगी। उसी समय सूर्य ग्रहण के कारण आसमान अंधेरा हो गया। हाजिन ने किसी तरह उस बच्चे को उसके माता पिता को सौंप दिया, लेकिन तभी रहस्यमयी ताकतों ने उसे पानी में खींच लिया। फिर दृश्य बदलकर कोरिया के 10वीं सदी के मध्य का हो जाता है। वहाँ भी सूर्य ग्रहण हो रहा था। एक नकाबपोश घुड़सवार शाही महल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। वो गोरियो साम्राज्य का चौथा राजकुमार वांग सो था, जिसे जनता उसकी निर्दयी और क्रूर छवि की वजह से बहुत डरती थी। वांग सो अभी अभी एक भारी काम से लौटा था और उसने कुछ समय के लिए महल में रुकने का फैसला किया। इसी बीच अन्य 6 राजकुमार गर्म पानी के कुंड में नहा रहे थे कि अचानक हाजिन पानी के अंदर से बाहर आई, लेकिन अब वो पारंपरिक कपड़ों में थी। राजकुमारों को हैरानी हुई क्योंकि वो कुंड सिर्फ शाही परिवार के लिए था। हाजिन खुद भी हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। तभी एक दास ने उसे बाहर खींचकर बचा लिया। बाहर आकर जब हाजिन ने चारों ओर देखा तो वो अजीब नजारों को देखकर दंग रह गई। इसके बाद वो बेहोश हो गई और उसे 8वें राजकुमार वांग वोक के घर ले जाया गया। होश आने पर हाजिन ने पाया कि वो एक लड़की हैसू के शरीर में कैद हो गई है, जो वांग वोक की पत्नी लेडी हे का चचेरा बहन थी। जो लड़की उसकी मदद कर रही थी उसका नाम चीरियन था और उसे हैसू की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। हाजिन अब भी हैरान और परेशान थी। वो किसी को नहीं पहचानती थी। लेडी हे ने सोचा कि हैसू अपनी याददाश्त खो बैठी है और उसे समझाया कि ये गोरियो साम्राज्य है, जहाँ राजा तेजो शासन करते हैं। ये सुनकर हाजिन को लगा कि असली वो लड़की गर्म पानी में डूबकर मर चुकी है और अब उसे उसकी जगह जीना है। हकीकत ये थी कि वो 1000 साल पीछे आ चुकी थी, जिसे मानना उसके लिए मुश्किल था। हाजिन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने हैसू के रूप में जीना स्वीकार कर लिया। उसने सोचा शायद ये उसे नई जिंदगी शुरू करने का दूसरा मौका मिला है। धीरे धीरे वो इस दुनिया में ढलने लगी, जहाँ न मोबाइल थे, न गाड़ियाँ, न स्किन केयर। फिर भी वो शुक्रगुजार थी कि उसका शरीर और बाल स्वस्थ थे। एक दिन हैसू ने चीरियन से वांग वुक के बारे में पूछा। उन्होंने देखा कि वांग वुक अपनी पत्नी के साथ था। चीरियन ने बताया कि वांग वुक पढ़े लिखे और दयालु हैं। उनका रिश्ता बहुत अच्छा है और वो हमेशा अपनी पत्नी का ध्यान रखते हैं। ये सुनकर और देखकर हैसू वांग वुक से प्रभावित होने लगी। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात वांग वुक की छोटी बहन राजकुमारी योनवा से हुई, जिसने हैसू को नापसंद किया। हैसू को महसूस हुआ कि योनवा का स्वभाव बहुत खराब है, इसलिए उसने बदतमीजी कर दी और दोनों में झगड़ा हो गया। आखिरकार वांग वुक ने बीच बचाव किया और हैसू को समझाया कि राजकुमारी के सामने उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक आम खानदान की लड़की है। इसके बावजूद हैसू की बदली हुई शख्सियत ने वांग वुक का ध्यान खींचा और वो उस पर ध्यान देने लगे। दूसरी ओर वांग सो अपनी माँ से मिलने गया, लेकिन रानी यू ने उसे देखकर नाखुशी जताई, जबकि वो उसकी सगी माँ थी। उसकी बेरुखी से वांग सो का दिल टूट गया। उसे अपने बचपन की बातें याद आईं, जब उसके माता पिता राजा तेजो और रानी यू ने अपना बेटा खो दिया था। लेकिन दुखी होने के बजाय राजा ने राजनीतिक कारणों से दूसरी शादी कर ली। ये देख रानी यू ने गुस्से में चाकू उठाया और वांग सो का चेहरा बिगाड़ दिया, जिससे शाही परिवार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। इसके बाद से वो अपनी माँ की नजर में कभी भी अच्छा नहीं रहा। इसके बावजूद वांग सो अपनी माँ से नफरत नहीं करता था, बल्कि उससे प्यार करता था और उसकी पहचान चाहता था। इसके बाद दृश्य बदलता है, जहाँ हैसू खगोल शास्त्री और राजा तेजो के सलाहकार जिमोंग से मिलती है। हैसू ने तुरंत पहचान लिया कि उसका चेहरा उसी बेघर आदमी से मिलता जुलता है, जिससे वो घाट पर मिली थी। उसने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन खो गई। उसी समय वो वांग सो से टकरा गई, जिसने घोड़े पर उसे खींच लिया और उसकी ओर घूरा, फिर मासूम चेहरे के साथ उसे जमीन पर गिरा दिया। हैसू ने चुप नहीं रही। उसने वांग सो को उसकी बदतमीजी पर डांट लगाई और माफी मांगने को कहा। वांग सो ये देख हैरान रह गया कि कोई लड़की उससे इस तरह बात कर सकती है। बिना कुछ कहे वो वहां से चला गया। बाद में हैसू को एक नागरिक से पता चला कि वो गोरियों का चौथा राजकुमार है। इसके बाद वांग सो अपने भाइयों से मिला, जिनमें वांग वुक भी था।
वांग वुक ने उसे अपने घर रहने का निमंत्रण दिया और उसने स्वीकार कर लिया। दूसरे राजकुमार उसकी इज्जत करते थे, लेकिन तीसरे राजकुमार वांग यो उसे नापसंद करते थे। कुछ समय बाद हैसू को राजकुमारी यूनवा के आदेश पर एक जगह जाना पड़ा, जहां उसने अपना चेहरा छुपा लिया ताकि पकड़ी न जाए। लेकिन 10वें राजकुमार वांग यू ने पहचान लिया कि वही लड़की गर्म पानी के कुंड में दिखाई दी थी। उसने उस पर जासूसी का इल्जाम लगाया। हैसू ने हंगामा टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी अलग चाल ढाल देखकर बाकी राजकुमार भी हैरान रह गए। अंत में जब वांग यू उसके पीछे आया तो हैसू ने बिना झिझक उसे मार दिया। वांग यू गलती करने के बावजूद मानना नहीं चाहता था। हैसू की ये हरकत वहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल नई थी। आखिरकार वांग सो को पता चल गया कि वही लड़की जिसने उसे डांटा था वही हैसू है। बैठक के बाद वांग सो, रानी यू, वांग यो और 14वें राजकुमार वांग जंग से मिला। वे सब रानी यू के बेटे थे, लेकिन रानी यू ने वांग सो को नजरअंदाज किया जैसे वो उसका बेटा ही न हो। वांग सो उदास हो गया और सोचने लगा कि उसकी माँ उससे इतनी नफरत क्यों करती है। दूसरी तरफ हैसू राजकुमारों के गर्म पानी के कुंड में चोरी छुपे घुस गई। उसे डर था कि राजा तैजो उसे वांग यू को चोट पहुँचाने की वजह से सजा देंगे, इसलिए वो चाहती थी कि किसी तरह भविष्य में लौट जाए। उसी समय वांग सो भी अपने मन और दिल को हल्का करने वहाँ आया। उसने मुखौटा और कपड़े उतारे तो उसके पूरे शरीर पर गहरे जख्म के निशान नजर आए। तभी अचानक हैसू तालाब के बीच में आ पहुंची और वांग सो चौंक गया। हैसू को समझ आ गया कि वो भविष्य में वापस नहीं जा सकती। वांग सो अपने जख्मों को दिखाकर शर्मिंदा था, लेकिन हैसू ने सब देख लिया था। गुस्से में उसने हैसू पर चिल्लाकर कहा कि वो सब भूल जाए। हैसू घर लौटी तो सबको बहुत परेशान पाया। सभी उसके लिए चिंतित थे। पहली बार उसने परिवार की गर्माहट महसूस की। अगले दिन राजा तैजो ने सभी राजकुमारों को बुलाया। उन्होंने वांग यू के चेहरे पर चोट देखी और वादा किया कि जिसने उसे चोट पहुंचाई उसे सजा मिलेगी, लेकिन वांग यू ने खुद सजा को हल्का करने की गुजारिश की। दरअसल वो पहले से ही हैसू को पसंद करने लगा था। धीरे धीरे एक एक कर गोरियो साम्राज्य के राजकुमार भी हैसू की ओर आकर्षित होने लगे, क्योंकि उसका स्वभाव बाकी औरतों से बिल्कुल अलग था। फिर दृश्य बदलता है, जहां 7 राजकुमार और युवराज वांगमू एक धार्मिक नृत्य कर रहे थे। तभी अचानक कुछ हमलावर आ गए और उन पर हमला कर दिया, लेकिन उनकी गलती थी, क्योंकि असल में वो वांगमू नहीं बल्कि वांग सो था जिसने युवराज की जगह ले ली थी। दरअसल पहले ही वांग सो को हमले की खबर मिल चुकी थी, इसलिए उसने युवराज की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया। हालांकि वांग सो दुखी था कि उसका पिता युवराज वांगमू की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते। घायल हालत में भी वांग हमलावरों का पीछा करने निकल पड़ा। उसी समय हैसू ने उसे देखा और उत्सुकता से उसके पीछे भागी। थोड़ी ही देर में वांग सो ने हमलावरों को पकड़ लिया और उनसे भिड़ गया। हैसू ने देखा कि हमलावरों का सरदार अपने ही आदमी को मार डालता है। हैसू वांग सो तक पहुंची और उसे सब बताना चाहा, लेकिन वो खुद हमलावरों का बंदी बन गई। तभी वांग वूक आया और हैसू का छुड़ाने के लिए हमलावर को मार डाला। वांग सो गुस्से में था, क्योंकि वो हमलावर से पूछताछ करना चाहता था। इसके बाद हैसू ने सब कुछ बताया और कहा कि सरदार ने फर वाली पोशाक पहनी थी। ये सुनकर वांग वूक और वांग सो दोनों हैरान रह गए, क्योंकि ये शक तीसरे राजकुमार वांग यो पर जाता था। घटना के बाद वांग सो ने राजा तैजो से राजधानी में और रुकने की इजाजत मांगी, ताकि वो सच का पता लगा सके। इसी बीच रानी यू स्नान कर रही थी। वही इस साजिश की असली मास्टरमाइंड थी। उसका इरादा था कि उसका बेटा वांग यो युवराज बने और गोरियो साम्राज्य पर कब्जा करे, लेकिन वांग सो ने उसकी योजना नाकाम कर दी और युवराज वांगमू बच गया। वक्त बीतने के साथ वांग सो ने हमले की जांच जारी रखी। उसे सबूत मिलते गए और आखिरकार उसे पता चल गया कि ये सब उसकी मां रानी यू की साजिश थी। लेकिन उसने राजा तैजो को सच बताने के बजाय खुद ही बचे हुए हमलावरों को मार डाला और सबूत छुपा दिए। ये सब उसने सिर्फ अपनी माँ से पहचान पाने के लिए किया। इसके बाद वांग सो अपनी माँ के पास पहुंचा, लेकिन चाहे उसने कितना भी बलिदान दिया हो, रानी यू ने उसे अनदेखा किया और उसे राक्षस कह डाला। उसकी बातें सुनकर वांग सो का दिल पूरी तरह टूट गया। वो गुस्से में आकर प्रार्थना के पत्थरों का ढेर तोड़ने लगा। तभी हैसू वहाँ पहुंची और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से से अंधा वांग सो उसकी एक न सुनता। उसने हैसू को खून से सने अपने हाथ दिखाते हुए कहा कि उसने लोगों की जान ली है, पर हैसू नहीं डरी, बल्कि उसका घायल हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि वांग सो ने जरूर किसी मजबूरी में लोगों को मारा होगा। हैसू ने समझाया कि महल में जिंदा रहने के लिए तलवार उठानी ही पड़ती है। ये सुनकर वांग सो चुप हो गया और अपने कामों पर सोचने लगा। फिर दृश्य बदलता है, जहां वांग वूक अपनी पत्नी लेडी हे के साथ था। उसे समझ आ गया था कि लेडी हे की हालत बिगड़ रही है, लेकिन लेडी हे ने खुद उससे कहा कि वो दोबारा शादी करे ताकि खुश रह सके और वंश आगे बढ़ा सके। उसे ये भी पता था कि वांग वूक ने उसे कभी
सच्चा प्यार नहीं किया, उसकी सारी दयालुता सिर्फ हमदर्दी थी। उधर हैसू ने चीरियन से कहा कि वांग सो का हेयर बैंड जो नहाते समय गिर गया था उसे वापस लौटा दे। चीरियन ने उसकी बात मानी और वांग सो के कमरे में हेयर बैंड रखने गई, लेकिन योनवा ने उसे देख लिया और गलतफहमी में चोर समझ लिया। योनवा ने उसे सजा देने की सोची। हैसू ने ये देखा तो चुप नहीं रही और चीरियन की जगह खुद को सजा के लिए पेश कर दिया। जब योनवा उसे कोड़े मारने ही वाली थी तभी वांग सो आ गया और सबके सामने कह दिया, हैसू मेरी है। मजबूर होकर योनवा को रुकना पड़ा। वो अंदर से टूट गई क्योंकि वो खुद वांग सो को चाहती थी। अगले दिन हैसू सोचते सोचते अचानक वांग सो से टकरा गई, लेकिन माफी मांगने के बजाय वो उस पर गुस्सा करने लगी कि उसने सबके सामने क्यों कहा कि हैसू मेरी है। हैसू को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी और वो नाराज हो गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ किसी सामान या जानवर की तरह व्यवहार किया जाए। वांग सो ने समझाया कि उसका मकसद सिर्फ उसकी मदद करना था। आखिरकार उसने समझ लिया कि हैसू ये सब प्रिंस के लिए कर रही थी। हैसू ने साफ किया कि उसने जानबूझकर खुद को कुर्बान किया ताकि योनवा को सजा न मिले और उसे उस घटना की सफाई न देनी पड़े जब वो वांग सो से पूल में मिली थी और उसका चेहरा देखा था। फिर दृश्य बदलता है जहाँ गोरियो साम्राज्य के 14वें राजकुमार वांग जंग को एक गिरोह ने अगवा कर लिया। ये लोग खुद को महारानी यू की नाइंसाफियों के शिकार बताते थे और उनसे बदला लेना चाहते थे। अचानक हैसू ने देखा और तुरंत मदद करने की कोशिश की। आखिर में वांग वूक और वांग सो आए और उस गिरोह को हरा दिया। वांग जंग ने हैसू का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो आगे उसे हमेशा बचाएगा। ये सुनकर हैसू ने उसे गले लगाया जैसे कोई बड़ी बहन अपने छोटे भाई पर गर्व करती हो। लेकिन हैसू को तुरंत अपनी स्थिति का एहसास हुआ और उसने माफी मांग ली। हैसू की लापरवाह हरकतों ने वांग वूक को बहुत परेशान कर दिया, लेकिन उसका रवैया सिर्फ चिंता से ज्यादा था। असल में वांग वूक को हैसू पसंद आने लगी थी, लेकिन वांग वूक की पहले से पत्नी थी जिसकी देखभाल करना उसका फर्ज था। हैसू को वांग वूक का व्यवहार अच्छा लगता था और उसके पास रहकर उसे सुकून मिलता था, लेकिन उसने अपनी स्थिति को समझा और दूरी बनाए रखी। हैसू और वांग वूक की नजदीकी इसलिए भी बढ़ी क्योंकि दोनों एक ही इलाके में रहते थे। गोरियो साम्राज्य के 13वें राजकुमार बेका ने उनकी नजदीकी देख ली और हैसू को चेतावनी दी कि उसे लेडी है के जज्बातों का ख्याल रखना चाहिए। बेका असल में लेडी है को बहुत पहले से जानता था और वो उसकी पहली मोहब्बत भी थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि लेडी है की खुशियाँ हैसू छीन ले। बेका और ज्यादा गुस्सा हो गया जब उसने देखा कि लेडी है सब जानते हुए भी खामोश है। इधर हैसू जिमोंग से मिली और उससे अपनी परेशानी बांटना चाहा, लेकिन जिमोंग को कुछ पता नहीं था। उल्टा उसने हैसू को चेताया कि महल में ज्यादा बोलना और लापरवाही करना जानलेवा साबित हो सकता है। उधर लेडी है अपनी सास महारानी हुआंगबो से मिली। उसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। उसने महारानी से विनती की कि हैसू को उसके पति वांग वूक की नई पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें, ताकि वांग वूक को वो खुशियाँ मिल सके जो वो खुद नहीं दे पाई। एक दिन लेडी है ने हैसू से कहा कि उसे जितना हो सके उतना खूबसूरत सजा दे और फिर वांग वूक के साथ बाहर चली गई। लेकिन उसी दौरान उसने आखिरी सांस ली और वांग वूक उसे उठा कर ले आया। लेडी है की मौत से वांग वूक बहुत गमगीन हो गया क्योंकि उसने अपनी बीवी का प्यार आखिरी लम्हे में ही पाया था। हैसू भी बहुत दुखी थी क्योंकि वो लेडी है को अपनी बहन जैसा मानती थी। कुछ समय बाद हैसू पर मुसीबत आई क्योंकि इस बार उसे अपने परिवार की सियासी मजबूरी के लिए शादी करनी पड़ी। जब पता चला कि हैसू की शादी एक बूढ़े आदमी से होने वाली है जिसकी पहले से कई बीवियां हैं, तो प्रिंसेस ने इसका विरोध किया और हैसू को छुपाने की कोशिश की। लेकिन बाद में सच सामने आया कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि राजा तेजो खुद है। राजा तेजो हैसू से शादी करना चाहता था क्योंकि है परिवार महल का बेहद ताकतवर कुल था और इससे उसकी ताकत और मजबूत होती। लेकिन हैसू ने ये मंजूर नहीं किया और हिम्मत से राजा तेजो का आदेश ठुकरा दिया। उसने जानबूझकर अपना हाथ घायल कर लिया क्योंकि राज्य के कानून के मुताबिक कोई भी जख्मी औरत राजा की पत्नी नहीं बन सकती। आखिरकार हैसू की शादी राजा तेजो से रुक गई, लेकिन उसे उसकी अवहेलना के लिए सजा मिलने वाली थी। तभी जिमोंग ने राजा तेजो से बात की और उसे समझाया कि हैसू को गुलाम बनाने के बजाय उसे महल में तासी बना लें, क्योंकि हैसू लोगों के बीच लोकप्रिय थी और उसके पास कई हुनर थे जिनका राजा फायदा उठा सकता था। शुरू में राजा ने ये बात नहीं मानी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी प्रिय उपपत्नी खुद हैसू को चाहती है तो उसने मान लिया। फिर हैसू की मुलाकात लेडियों से हुई जो महल की मुखिया और राजा तेजो की प्रिय उपपत्नी थी। उसने हैसू से कहा कि वो उसे एक अच्छी और भरोसेमंद सेविका बनाएगी। जब ये सब वांग सो को पता चला तो वो हैसू से मिलने आया क्योंकि वो बहुत चिंतित था। वांग सो गुस्से में था और बोला कि उसने अपनी जान क्यों जोखिम में डाली। हैसू ने कहा कि उसने राजा तेजो से शादी छोड़ दी क्योंकि उसे लगा ये गलत है, इसलिए उसने लापरवाही से वो कदम उठाया। ये सुनकर वांग सो समझ गया, लेकिन उसने हैसू को चेताया कि आगे कभी ऐसी जानलेवा हरकत ना करे। उसने कहा कि महल में घुसना आसान है लेकिन बाहर निकलना बेहद मुश्किल। लेकिन जाते जाते उसने ये भी कहा कि हैसू की वजह से महल और भी रोचक लगने लगा है। समय बीतने लगा और हैसू महल में शाही परिवार की सेवा करती रही। एक दिन उसने देखा कि युवराज वांग मू अपनी बीमारी से तड़प रहे हैं। हैसू ने हिम्मत दिखाई और उसे
ठंडे पानी से घाव धोने से रोका। उसने बताया कि ये नट से एलर्जी की वजह से है और उसके पास इलाज का तरीका है। वांग मू ने उस पर भरोसा किया और इलाज उसे सौंप दिया। लेकिन अचानक लेडियो आ गई और हैसू को ये करते देख गुस्से में उसे सजा दी और कहा कि वो फिर कभी युवराज की बीमारी का जिक्र ना करे। लेडियो ने समझाया कि वो भी युवराज की बीमारी जानती है, लेकिन इसे हमेशा छुपाया गया है ताकि लोग उसे उत्तराधिकारी मानने से पीछे न हटें। लेडियो ने साफ कहा कि वांग मू राजा तेजो का सबसे प्रिय पुत्र है और उसे गद्दी का उत्तराधिकारी चुना गया है, इसलिए हैसू को सियासत के ऐसे खतरनाक मसले में नहीं पड़ना चाहिए। उसी दौरान गोरियो साम्राज्य भयंकर सूखे से जूझ रहा था और राजा तेजो की हालत इतनी खराब थी कि वो बारिश बुलाने की रस्म भी नहीं कर पा रहा था। इधर युवराज वांग मू ये रस्म नहीं कर पाए क्योंकि वो राज्य से बाहर किसी और समस्या को सुलझाने गए थे। आखिरकार राजा तेजो और जिमोंग ने तय किया कि उनकी जगह वांग सो ये रस्म निभाएगा। लेकिन जब रस्म शुरू हुई तो जनता गुस्से में आ गई। उन्हें लगा कि वांग सो का मुखौटा देवताओं को नाराज करेगा और हालात और बिगाड़ देगा। इतना ही नहीं, वांग सो का अपमान हुआ, उसे कीचड़ में गिरा दिया गया और पत्थर भी मारे गए। उसके भाई खड़े देखते रहे लेकिन किसी ने मदद नहीं की। शर्मिंदा और गुस्से में वांग सो तुरंत वहां से चला गया और रस्म अधूरी रह गई। जिमोंग फिर वांग सो के पास गया और बताया कि ये सब राजा तेजो की योजना थी ताकि वांग सो जनता के सामने आत्मविश्वासी बन सके। उसने ये भी कहा कि ये रस्म महज एक औपचारिकता है, लेकिन अगर रस्म के बाद बारिश हो गई तो जो भी इसे करेगा उसे भविष्य का राजा माना जाएगा। असलियत ये थी कि भले ही राजा तेजो ने ऊपर से कभी परवाह नहीं दिखाई, मगर वो दूर से हमेशा वांग सो का ध्यान रखते थे। वांग सो अकेले जाकर अपने मन को शांत कर रहा था। तभी हैसू उसके पास आई और उसे ढांढस बंधाया। उसने कहा कि कोई भी इंसान आसानी से नहीं जीता, हर किसी को मुश्किलें सहनी पड़ती हैं। उसने उसे हिम्मत दी कि वो बारिश बुलाने की रस्म दोबारा करे ताकि सूखे की आफत खत्म हो और गोरियो साम्राज्य को राहत मिले। हैसू ने उसके घावों को मेकअप से ढक दिया ताकि वो आत्मविश्वास के साथ सामने आ सके। इस बार वांग सो ने बिना मुखौटे के रस्म की और लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया और तभी सबको चौंकाते हुए सचमुच बारिश हो गई। वांग सो के रस्म पूरा करने के बाद राज परिवार में खुशी तो हुई, लेकिन कई सदस्यों के चेहरे पर डर भी साफ दिख रहा था। उसी वक्त पहली बार हैसू को भविष्य की झलक दिखी। उसने देखा कि वांग सो एक दिन गोरियो साम्राज्य का राजा बनेगा, लेकिन वो डर गई क्योंकि उसे याद था कि इतिहास में चौथे राजा ग्वांगजोंग को बेरहम राजा कहा गया था, जिसने गद्दी बचाने के लिए अपने भाइयों तक की जान ले ली थी। दूसरी ओर महारानी हे वांग सो की इस सफलता से नाखुश होकर गुस्से में चली गई, जबकि राजधानी की जनता बारिश का जश्न मना रही थी। हैसू ने जिमोंग से पूछा कि गोरियो साम्राज्य का चौथा राजा कौन होगा। उसने बताया कि उसे पता है कि जिमोंग भविष्य देखने की क्षमता रखता है। जिमोंग ने माना कि शायद वो भी भविष्य से आया है, लेकिन उसे याद नहीं क्योंकि वो बचपन से ही दोबारा जन्मा था। उसने यहाँ तक समझ लिया कि हैसू किसी और योग से आई है, इसलिए उसने सलाह दी कि उसे चीजों को जैसे हैं वैसे ही होने देना चाहिए। इस घटना के बाद वांग सो बहुत खुश हुआ क्योंकि अब लोग उसे स्वीकार करने लगे थे। उसे और भी खुशी थी कि अब वो पहली बार राजा तेजो को पिता कह सका था। उसने हैसू से कहा कि जितना दुख उसने अब तक झेला था वो सब उस वक्त मिट गया जब उसके पिता ने उसे मान लिया। उसने कहा ये सब हैसू की वजह से हुआ और उसका शुक्रिया अदा किया। ये सुनकर हैसू को यकीन करना मुश्किल लगा कि सामने वाला वही इंसान है जो भविष्य में क्रूर राजा बनेगा। उसने ठान लिया कि वो भविष्य बदलेगी ताकि किसी को चोट न पहुंचे। फिर दृश्य बदलता है। वांग गुन को खबर मिलती है कि उसकी शादी जनरल सू क्यून यन की बेटी से तय की गई है, जो उससे बहुत प्यार करती थी। राजा तेजो ने ये रिश्ता जनरल के मेहनत का इनाम मानकर मंजूर किया, लेकिन वांग गुन ने इनकार कर दिया क्योंकि वो अब भी हैसू को पसंद करता था। जब हैसू को पता चला तो उसने भी वांग गुन को मना कर दिया और आखिरकार उसने शादी के लिए हामी भर दी। वांग गुन की शादी के दिन हैसू को अचानक भविष्य की झलक मिली कि वांग सो वांग गुन और उसकी पत्नी को मार देगा। ये देखकर वो डर गई और वांग सो से दूरी बनाने लगी, लेकिन उसके इस बर्ताव ने वांग सो को और बेचैन कर दिया क्योंकि अब वो भी हैसू को चाहता था। वांग सो उसे महल से बाहर समुद्र किनारे ले गया और कहा कि वो गोरियो साम्राज्य छोड़कर उसके साथ नई जिंदगी शुरू करने को तैयार है, लेकिन हैसू ने साफ कहा कि वो पहले से किसी और को पसंद करती है और जो कुछ वो वांग सो के लिए करती है वो बस परवाह है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि वांग वोक था। वांग सो ने परवाह नहीं की कि हैसू का दिल किसके लिए धड़कता है। उसने कहा कि वो अपना दिल इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। फिर दृश्य बदलता है जहां वांग वोक हैसू के साथ है।
वांग वूक ने जो उसे चाहता था हैसू से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन इससे पहले कि हैसू जवाब देती, लेडियो ने दोनों को देख लिया और हैसू को डांट लगाई। उसने कहा कि अगर ये राज खुल गया तो हैसू को बहुत नुकसान होगा। लेडियो ने वांग वूक को भी समझाया कि एक राजकुमार की भावनाएं हमेशा नहीं रहती, क्योंकि वो न अपने परिवार के खिलाफ जा सकते हैं और न ही राजा के आदेश की अवहेलना कर सकते हैं। इसी दौरान महारानी यू, जो अब भी साम्राज्य पर कब्जा चाहती थी, युवराज वांग मू को जहर देने की साजिश रचती है। वांग सो को इसकी भनक लग गई और उसने कोशिश की कि हैसू इस साजिश का शिकार न बने, क्योंकि उसी दिन हैसू युवराज की सेवा कर रही थी। उसने जहरीली चाय गिरा दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जहर प्याले में ही मिला हुआ है। जब युवराज ने दूसरा पेय पिया तो वो जहर का शिकार हो गया। इस घटना के बाद हैसू पर हत्या की कोशिश का इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राजकुमारों ने कोशिश की कि उसे बचाएं, क्योंकि वो जानते थे कि हैसू फंसाई गई है, लेकिन राजा तेजो ने अपना फैसला नहीं बदला। वांग वूक ने लेडियो से मदद मांगी, लेकिन लेडियो ने उसके जज्बातों पर सवाल उठाया। उसने कहा कि अगर सच में वो हैसू से प्यार करता है तो खुद उसका बचाव करे, किसी और पर निर्भर न रहे।